आज मैं आपको एक ऐसे बाइक के बारे में बताना चाहता हूँ जो है कंफर्टेबल, इकोनॉमिकल, बजाज एवेंजर क्रूज 220। ये कंफर्टेबल भी है, इकोनॉमिकल भी है और मेरे ख्याल से हर तरफ से दी बेस्ट है। मैंने ये बाइक ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर चला लिया, तो इसके बारे में कुछ मेरा पर्सनल रिव्यू में बताऊंगा। मेरे हिसाब से ये द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक है, द मोस्ट अफोर्डेबल बाइक है। हम लोग जब टूर पे जाते हैं एक बाइक में, हम क्या चाहते हैं कि हमारा बाइक लॉन्ग डिस्टेंस में कंफर्टेबली चले, 4 घंटे 5 घंटे, तो ये बाइक बिल्कुल आराम से चलता है, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट मैं वो भी फुल्ली लोडेड, आई मीन पूरे टॉप बॉक्स लोडेड, सैडल बैग पूरा लोड, ये पूरा लोड, मैं और मेरी वाइफ। तो हम लोग जब यहाँ से बॉम्बे से उत्तराखंड गए, कंटिन्यूसली कभी 6 घंटे 5 घंटे हमने कंटिन्यूसली राइड किया, बट इसमें कभी कोई इशू नहीं आया। आपको नहीं लगता बजाज एवेंजर क्रूज 220 बहुत अंडररेटेड भी है? आज के डेट में काफ़ी क्रूजर बाइक आ गई मार्केट में, बट ये जो बाइक है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। तो चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैंने महसूस किए, जो मैंने एंजॉय किया इस बाइक के बारे में। एक लॉन्ग डिस्टेंस बाइक में हम लोग क्या सोचते हैं, कंफर्ट राइड होना चाहिए। ये गाड़ी में जो कंफर्ट है, आई डोंट थिंक सो किसी में है। और वो कंफर्ट क्यों है ये मैं आपको भी बताता हूँ। बजाज एवेंजर क्रूज 220, नाम में ही क्रूज है और ये गाड़ी बनी है क्रूज करने के लिए। ये कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है कि आपने लिया एक्सीलेटर भगाना है तो फिर भाई एक अलग गाड़ी ले लो। बट हाँ, अगर आप क्रूज करना चाहते हो, आप रोड ट्रिप एंजॉय करते हो, मेरा डेफिनेशन रोड ट्रिप का है। मैं रोड पे जाता हूँ, मैं नेचर यहाँ वहाँ देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक हेल्दी स्पीड मेरे हिसाब से क्रूज करने के लिए अराउंड 80 to 100 है, जो ये कंफर्टेबली अचीव करता है। एज अ क्रूजर नो कंप्लेंट्स। मैंने इसको फाइनली 120 यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे मैं गया था, तभी 120 ले गया था, बट थोड़ा सा स्ट्रगल करता है गाड़ी, मजा नहीं आता उसमें। ऐसा लगता है जैसे कुछ इंजन बहुत मेहनत कर रहा है गाड़ी में, क्या तकलीफ ना हो जाए। सो 80, 90, 100 क्वाइट कंफर्टेबल, और ये कंफर्टेबल स्पीड है क्रूज करने के लिए। और इंडियन रोड पे भाई मैं तो बोलूँगा आप 140-30 का सोचो भी मत। 100 भी मुझे डर लगता है, बिकॉज गाँव अगर आ गया बीच में, हम लोग उधर के रास्ते के बारे में बहुत अनअवेयर है, हम लोग को वो रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं है। तो कहीं से भी कोई बाइक लेके आ जाएगा या फिर कोई एनिमल्स आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं और अचानक से कुत्ता आ गया या बकरियां आ गई या गाय आ गया, तो इश्यूज आ जाते हैं, मतलब कुछ डेंजरस। लेकिन 80 के स्पीड में आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये गाड़ी कंट्रोलिंग में बहुत सुपर्ब है। एक एडवेंचर बाइक में सबसे बेस्ट पार्ट होता है जो कि अगर हम थक जाते हैं तो थोड़ा सैडलिंग वगैरह कर लिया। ये बाइक में क्योंकि फुट पैक आगे की तरफ है, हम लोग पैर जब बैठते हैं तो ऐसा रखते हैं, तो सैडलिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर सच कहूँ, इस बाइक में छोटे मोटे ट्विकिंग आप लेने के बाद कर लो, कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर लो, तो ये बहुत कंफर्टेबल बाइक। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये आफ्टर मार्केट ये लगा लिया, फुटरेस्ट लगा लिया, इसको वेल्डिंग कर लिया। बराबर। अब इसके बाद इसमें सैडलिंग कितना आसान होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले तो अगर हम फुल्ली लोडेड है, आपको बैठना है, तो आप इसको अगर मेन स्टैंड पे रखते हो तो आप जैसे एक नॉर्मल बड़े बाइक पे बैठते हैं वैसे आप इसमें भी बैठ सकते हैं। देखिए, और सैडलिंग करना इसमें बहुत ईजी है। देखिए इस तरीके से हम सैडलिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा हैंडल आगे की तरफ है, बट इट्स क्वाइट कंफर्टेबल सैडलिंग के लिए। जब मैं ऐसे बैठता हूँ तब इसमें सैडलिंग करने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बाइक हो तो मुझे लगता है 3-4 घंटे के बाद हमारा पैर दुखने लगता है, तो थोड़ा कंफर्टेबल के लिए हमको पैर का पोजीशन चेंज करना पड़ता है। अगर मैं हाईवे पे हूँ जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि दूर दूर तक मुझे ब्रेक यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसमें ऐसे बैठकर बाइक चलाता हूँ, जिससे मुझे नॉर्मल बाइक का फीलिंग आता है। इस तरह से ये पोजीशन मेरा पैर हो जाता है और मैं कंटिन्यूसली 2 घंटे तक ऐसे चला लेता हूँ। जब मुझे लगता है कि चलो इसमें पोजीशन में थकान हो रही है तो इसमें ऐसे बैठ जाता हूँ। दूसरा, इसके अंदर है स्पोक्स व्हील। अगर इसमें मुझे मैक व्हील लगाना है तो बहुत इजीली इसी गाड़ी का जो स्ट्रीट वर्जन है एवेंजर स्ट्रीट, उसका मैं मैक व्हील लेकर इसमें लगा सकता हूँ, तो ये ट्यूबलेस टायर लग जाएगा और इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ऑफ रोडिंग भी अच्छा खासा कर लेता है, तो मैंने कुछ ऑफ रोड किए इससे और बहुत स्मूथली ऑफ रोड हो गया इसके अंदर। सीट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कंफर्टेबल बैकरेस्ट है इसमें। मेरी वाइफ बैठती है, मैं बैठता हूँ, तो भी बीच में अच्छा खासा स्पेस रह जाता है, बहुत कंफर्टेबल। और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका सीट। इसका जो सीट है ये काफ़ी चौड़ा, अगर आप देखेंगे ना ये काफ़ी चौड़ा है। पीछे का भी सीट हमने काफ़ी चौड़ा है, लेकिन इसमें मैंने थोड़े से चेंजेस किए थे। इसके सीट में मैंने ये स्टेप लगा दिया था एक, तो इससे मुझे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। ये सीट, पिलियन सीट को थोड़ा सा मैंने चौड़ा कर लिया। हैंडल को कुछ करने की, हैंडल राइजर लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सिर्फ ये 2 बोल्ट को थोड़ा लूज करो, हैंडल को आगे पुश कर दो, तो इसका हैंडल का भी पोजीशन एकदम परफेक्ट होता है। इस गाड़ी की सबसे बेस्ट पार्ट है इसका माइलेज। हाईवे पे जब मैंने 70-80 के आसपास क्रूज किया कंटिन्यूसली, तो मुझे 44, 45, 40 ऐसे एवरेज मिला। और जब मैं 110 या 100 पे क्रूज करता हूँ तो अराउंड 35-30 मिलता है।
सो इट्स क्वाइट रीजनेबल आई थिंक सो। और बेस्ट पार्ट है ये गाड़ी मैंने 2020 में लिया है, आज 5 साल हो गए, 6वां साल 26 आ रहा है, बट अभी तक इसमें कोई माइलेज ड्रॉप नहीं देखा मैंने कि अच्छा एक चीज़ है, मैं कंटिन्यूस सर्विस करता हूँ, ऑयल चेंज वगैरह मेंटेन रखता हूँ, चेन वगैरह लुब्रिकेट अच्छे से यूज़ करता हूँ। सो कोई ऐसा नहीं देखा मैंने कि इसका माइलेज ड्रॉप हो इन 5 सालों में, ऐसा कुछ खास मैंने देखा नहीं है। अब बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो देखिए ये पेट्रोल इंजन बाइक है, पेट्रोल गाड़ी में जो वाइब्रेशन होता है वो है एक, मेरे पास जो बुलेट है रॉयल एनफील्ड का, वो 350cc 96 का मॉडल है, उसे भी लेकर मैं काफ़ी राइड करता हूँ, उसमें भी एक थंपिंग का धप 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 जो मज़ा है वो वाइब्रेशन तो इसमें भी है। ईवी नहीं है, ईवी जैसा स्मूथ होता है वैसा तो नहीं है, बट उतना वाइब्रेशन भी नहीं है कि आप सहन नहीं कर सकते। एक जो बाइक मतलब ये जो इंजन चलता है उसका जो वाइब्रेशन है दैट इज़ फन यार, वो वाइब्रेशन का तो मज़ा ही अलग है। तो मैं तो बोलता हूँ वाइब्रेशन, हाँ 110-120 लेके जाता हूँ, वाइब्रेशन फील होता है, बट उसके नीचे क्वाइट रिफाइंड इंजन काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ खामियां नहीं है, इस गाड़ी में कुछ खामियां भी है। सबसे पहला खामी मुझे जो दिखा वो है इसका पेट्रोल इंडिकेटर, वो गजनी हो गया है, उसको कुछ पता नहीं वो फुल है क्या हाफ है, वो एम्प्टी है। बट लकीली मेरा गाड़ी BS4 है तो उसमें मुझे पेट्रोल रिज़र्व का नॉब मिल जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि गाड़ी रिज़र्व पे है या फुल है, या फिर आपको पूरा अपने जजमेंट पे डालना है कि हाँ भाई मैंने 10 लीटर पेट्रोल डाला है तो 400 किलोमीटर तो जाना है मुझे, अकॉर्डिंगली आपको पेट्रोल फ्यूल अप करना है। बिकॉज जो नया भी एवेंजर आया उसका भी पेट्रोल इंडिकेटर वो कुछ भी बता देता है, मैं फुल करता हूँ वो हाफ बताता है, मेरा पेट्रोल टैंक एम्प्टी रहता है वो फुल बता देता है, तो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बाइक्स में है वो है स्टॉक हेडलाइट्स। कुछ मतलब नहीं है उसके लिए, मुझे फिर आफ्टर मार्केट ही मैंने HJG का लगा दिया, उसके बाद इट्स ओके। वैसे तो मैं नाइट ड्राइव प्रेफर ही नहीं करता जब मैं कहीं पर जाता हूँ घाट्स वगैरह, लेकिन अगर जाना पड़े और अगर आपको निकलना है तो आपको एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लाइट्स चाहिए, और अगर वन वे है तो फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट होना चाहिए, बिकॉज आजकल जो वाइट लाइट है ना वो बहुत डेंजरस हो गया है, वो तो आता है तो कुछ आगे दिखाई नहीं देता वाइट लाइट में। तो ये जो मेरे लाइट्स हैं ये HJG के हैं, और उससे काफ़ी अच्छा मुझे मतलब उसके बाद जब गाड़ी आगे से बहुत हेडलाइट पावरफुल होता है तो मैं सिर्फ नीचे देखता हूँ, और मेरे जो लाइट्स है उसमें मुझे रोड का एक अंदाज़ा आता है, स्पीड कंट्रोल करके मैं जाता हूँ। सो ये लाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लगेज कैरिंग मतलब वेट कैरिंग कैपेसिटी आप देख लीजिए, ये बड़ा वाला मेरे पास टॉप बॉक्स है, 2 सैडल बैग्स। मैंने इसमें सैडल स्टे नहीं लगाया, मेरे पास पहले नॉर्मल डिक्की था स्टड्स का, तो वो डिक्की जब निकाला तो उसका कुछ रह गया था, ये डिक्की का स्टैंड जैसा, बस उसी के ऊपर मैं अपने सैडल बैग्स को रख देता हूँ, बिकॉज सैडल स्टे लगाना यानी फिर से वेट बढ़ाना, और ये 220cc में ज़्यादा वेट बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा किया है मैंने, इसके अंदर रॉयल एनफील्ड का ही मैंने लेग गार्ड लगा दिया। जब इस बार हम उत्तराखंड गए तो काफ़ी इंक्लाइन पे गए, आप एक वीडियो देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब वीडियो में पता नहीं चलता लेकिन अच्छा खासा इंक्लाइन था, हेयर पिन कर्व आए, लेकिन उस पर भी गाड़ी ने बिल्कुल भी स्टॉल नहीं किया, एक बार भी रुका नहीं, बहुत स्मूथली चला जाता है गाड़ी। इस पर ऐसा लगता है जैसे बहुत पावरफुल मोटरसाइकिल चला रहा हूँ मैं। तो घाट के लिए तो यार ये बाइक ऑसम है। सस्पेंशन गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, बट बहुत ज़्यादा अगर खड्डे आते हैं तो यू कैन फील द जर्क्स, पूरे बॉडी पे ऐसे फील होता है। हाईवे पे तो बिल्कुल नहीं स्मूथ है। आपको सस्पेंशन ट्रैवल इसका दोनों भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग की उम्मीद मत करना, लेकिन ऑल अराउंड देखा जाएगा तो सस्पेंशन सॉफ्ट है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मिड में वो फिट किया हुआ है, उसको ज़्यादा हम एडजस्ट भी नहीं कर सकते। बजाज एवेंजर क्रूज 220 का एक और बेस्ट पार्ट है, जैसे कुछ बाइक्स है उसमें हाइट का इशू आता है, अगर बंदा हाइट में कम है तो वो बेचारे का पैर नीचे नहीं जाता, और अगर हाइट बहुत ज़्यादा है तो वगैरह वगैरह। ये यार ये एक बाइक है जिसमें हाइट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा हाइट 5'8" है, आई एम कम्फर्टेबल। मेरी बेटी जो इस वक्त कैमरा के पीछे रिकॉर्ड कर रही है, ये देखिए, इसका हाइट है कितना है? 5'2". इसका हाइट है 5'2", और ये बहुत इजीली ये गाड़ी चलाती है, बहुत इजीली। बेटा पूरा पैर टच होता है क्या नीचे? पूरा टच हो जाता है। 6 फुट का आदमी मेरा एक फ्रेंड था, वो भी मेरा गाड़ी चलाता था कभी कभी कुछ काम से, लेकिन वो भी बहुत कंफर्टेबली चलाता था। तो ये बाइक में हाइट का कोई इशू नहीं है। और इस गाड़ी में जो बेस्ट पार्ट मैंने देखा कि हम लोग मल्हारी गए थे जहाँ पर बहुत हैवी स्नो था, -12 टेम्परेचर था, रात भर ये गाड़ी बाहर खड़ी थी -12 में, और वहाँ पर आजू बाजू में जो पानी वानी था वो जम गया था। लेकिन उसमें भी जब मैंने सवेरे आके इसको एक नॉर्मल सेल्फ स्टार्ट दिया, सिंगल सेल्फ में ये गाड़ी चालू हो गया। कल रात को माइनस में था गाड़ी का टेम्परेचर, देखते हैं एक सेल्फ में चालू होता है क्या। जबरदस्त है ना एवेंजर, फुल नाइट माइनस में खड़ा था, एक सेल्फ में चालू हो गया।
तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। दूसरा हीटिंग इशू मैंने देखा है रॉयल एनफील्ड हिमालय वगैरह में बहुत हीट होता है, पैर एकदम यहाँ पर गरम गरम चटके लगते हैं जब गाड़ी चलाओ ना, बहुत गर्म लगता है। मैं जब भी ले गया था उत्तराखंड पहाड़ों पे तो बाप रे बहुत हीट होता है। वो तो पहाड़ों पे ठंडा रहता है तो इतना तकलीफ नहीं होता, बट वही अगर आप दोपहर में चलाते हो और थोड़ा सा पहाड़ों पे ट्रैफिक था तो मैंने ट्रैफिक में बाप रे पैर पूरा ऐसा यहाँ पर है ना जलने लगता है। बस इस गाड़ी में अगेन वही चीज़ है, हीट जैसा कुछ नहीं है बिल्कुल, मतलब हीटिंग का कोई इशू नहीं है इस गाड़ी में। तो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से तो ये एक नंबर 1 क्रूजर है, फुल्ली पैक्ड, फुल्ली लोडेड, रेडी फॉर क्रूज। मतलब ये बाइक तो मैंने जब लिया तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं अब ले जाता हूँ तो ये बाइक को देखते से मुझे ऐसे रियलाइज़ होता है कि ये मुझे बोलता है कम ऑन यार लेट्स गो फॉर अ राइड। तो मुझे यही कहना था, अगर आपके पास एवेंजर है तो यार आपके पास एक अल्टीमेट ज़बरदस्त क्रूज़र है, आप इसका मज़ा लो। आपके पास एक बहुत अच्छा बाइक है, यू कैन एन्जॉय दिस बाइक फॉर लॉन्ग ड्राइव, शॉर्ट ड्राइव, स्टीप पहाड़ों पे। अब मेरा जो चैलेंज है इस गाड़ी के साथ, मैंने देखा है यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने ये गाड़ी को लद्दाख ले गए हैं, स्पीति ले गए। मेरे पास वो 2 बस ऑप्शन रहेगा, मुझे इसको लद्दाख ले जाना है और स्पीति ले जाना है। मैं फिर से यही कहूँगा कि सभी बाइक बहुत अच्छे हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। सारे जो एडवेंचर क्रूज़र है सब बहुत ब्यूटीफुल है, बट मैंने जो फील किया मेरे हिसाब से ये भी एक बेस्ट क्रूज़र है जिसको शायद बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया गया है। सो मिलते हैं मेरा एक और नेक्स्ट राइड पे, जो शायद मैं स्पीति या लद्दाख करूँ या बीच में छोटे मोटे राइड्स। अभी ऐसा हो गया कि मैं ये बाइक को देखता हूँ ना, और जब मैं किसी रास्ते पे किसी राइडर को देखता हूँ तो मन करता है यार निकल पड़ो। तो अभी मैं एक छोटा सा राइड करने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा मेरे आने वाले वीडियोज़ पे।